किसान को समृद्ध बनाकर ही होगा देश समृद्ध। बजट अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा, ऑनलाइन मंडी से किसानों को मिलेगा बेहतर भाव। इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद, अच्छी बारिश से कम हो सकता है कमोडिटीज के आयात का खर्च। तेलंगाना के बजट में किसानों के लिए अच्छी खबर, हर विधानसभा में 1 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने का जिम्मा ले सकती है सरकार। और किसानों के संगठन और आधुनिक तकनीक के कमाल से सह्याद्री एफपीओ ने किया कमाल, 10 साल में 1000 से ज्यादा किसान जुड़े। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजट भाषण में साफ कहा है कि किसान की समृद्धि के बिना देश की समृद्धि संभव नहीं है। आधुनिक तकनीक और किसानों का संगठन बनाकर कैसे नासिक के एक अंगूर किसान संगठन ने कमाल कर दिया है। एनसीडीएक्स पाठशाला में इस बार बताएंगे कि कैसे किसानों को गोदाम में अनाज रखकर आगे बेहतर कीमत भी मिल सकती है और आसानी से कर्ज भी। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। के बाद अब हम देखेंगे कमोडिटी इंडेक्स धान्या। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। किसानों को बायोफ्यूल तैयार करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कहा है, देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही कुछ खास खबरें। बजट सत्र के शुरुआत में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खेती में आधुनिक तरीकों को अमल में लाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मंडियों के आने से किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि के लिए किसानों का समृद्ध होना बेहद जरूरी है। इस बार का बजट खेती को मजबूती देने वाला बजट हो सकता है। फसल बीमा और सिंचाई पर प्रस्तावित रकम दोगुनी की जा सकती है। साथ ही खेती के उत्पादों को देश भर का बाजार उपलब्ध कराने के लिए बजट में ई प्लेटफॉर्म पर खास जोर हो सकता है। इस साल बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। लगातार 2 सालों में मानसून की बारिश अच्छी नहीं हुई, इसकी वजह से कमोडिटी आयात भी ज्यादा हो गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस साल हालात अच्छे रहेंगे। हालांकि बारिश का औपचारिक अनुमान अप्रैल महीने में ही जारी होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल अच्छी बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को सरकार अच्छे से लागू करने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात यह है कि राज्य भी इस योजना में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यों के कृषि सचिवों और निदेशकों के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्थिति की समीक्षा की। अब तक राज्यों ने 1 करोड़ 12 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांट दिए हैं। साथ ही 2 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड छपने की प्रक्रिया में है। राज्यों में जीएम तकनीक के इस्तेमाल पर सहमति नहीं बन पा रही है। दलहन और तिलहन की फसलों में जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक के इस्तेमाल पर बनी नीति आयोग की टास्क फोर्स में फिलहाल राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि जमीन लीज को कानूनी बनाने जैसे दूसरे मुद्दों पर सहमति बन गई है।
तेलंगाना सरकार खेतों की सिंचाई के लिए बड़ा प्रस्ताव करने जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख एकड़ खेतों में सिंचाई का इंतजाम सरकार पक्का करेगी। सिंचाई के लिए तेलंगाना राज्य के बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है। गुजरात सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सौरभ पटेल ने गरीबों को सस्ते में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। सरकार गरीबों को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल देगी। बायोफ्यूल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा के किसान बायोफ्यूल से 700 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय खेती के अवशेषों से बायोफ्यूल तैयार करने के लिए किसानों को तैयार कर रहा है। भारत और आर्मेनिया के बीच खेती के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर कई समझौते हुए हैं। आर्मेनिया के कृषि मंत्री सेर्गो कारापेटियन दिल्ली में थे। 5 सालों के लिए ये समझौता किया गया है। खेती के उत्पादों का कारोबार बढ़ाने के साथ ही एक दूसरे के साथ तकनीक साझा करने पर भी सहमति बनी है। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही हैं। सोने की कीमतें पिछले 50 दिनों में 100 दिन के औसत से ऊपर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने में मजबूती बनी रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख क्रिस्टीना लगार्डे का मानना है कि कच्चा तेल अभी नीचे ही जाता रहेगा। क्रिस्टीना लगार्डे ने अरब देशों को सुझाव दिया है कि वो नए टैक्स लगाकर और खर्च में कटौती करके अपनी आमदनी बढ़ाएं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद किसानों के संगठन और तकनीक के इस्तेमाल का कमाल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब हम बात करेंगे खेती के सिकंदर की। खेती के सिकंदर की आज की कहानी में हम आपको नासिक के कुछ किसानों के संगठन की ताकत का कमाल दिखाएंगे। 1000 से ज्यादा किसानों के संगठन की सफलता की शानदार कहानी देखिए देश की सबसे बड़ी अंगूर निर्यातक कंपनी की कहानी। किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ से किसानों को होने वाले फायदों की कई कहानियां हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वो केवल फायदे की कहानी नहीं है। ये कहानी है छोटे और कमजोर माने जाने वाले सीमांत किसानों के बिजनेसमैन बनने की, एक्सपोर्टर बनने की। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो नासिक के करीब 1000 छोटे अंगूर उत्पादक चलाते हैं और जिसने पिछले साल करीब 8500 टन अंगूर का निर्यात कर देश की सबसे बड़ी अंगूर निर्यातक कंपनी बनने का खिताब हासिल किया। ये कहानी करीब 1 दशक पहले शुरू हुई थी, जब एग्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले एक युवक को किसी कारोबारी ने अपने एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की पैकिंग करने को कहा। अंगूरों के इस एक कंसाइनमेंट की पैकिंग पर उस युवक को जो आमदनी हुई, उससे उत्साहित होकर उसने खुद का अंगूर निर्यात करना चाहा, लेकिन तब उसे पता चला कि महज 2 एकड़ के अपने खेत से पैदा होने वाले अंगूरों का वो निर्यात नहीं कर सकता। विलास शिंदे नाम के इस युवक ने अपने साथ 10 और अंगूर उत्पादक किसान जोड़े और फिर जन्म हुआ एक प्रोपराइटरी फर्म वीवीएस का, जिसमें हमने जो शुरुआत 10 साल पहले की थी 10 फार्मर से। उसमें मेजर ग्रेप का हमने पहले फर्स्ट फेज में हमने काम करना चालू किया था, जिसमें अभी 1000 से ज़्यादा भी किसान हमारे ग्रेप में काम कर रहे हैं। और ग्रेप में जो कंसेप्ट है एंड टू एंड सोल्यूशन, तो फार्म से लेके मार्केट तक की टोटल किसान की जो भी दिक्कत है
उसके हमने काम किया। और जैसे ग्रेप में एक अभी सह्याद्री का लीडिंग प्लेयर है इंडिया से, आज हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रेप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल एक्सपोर्ट में हमने एक 16% हमारा शेयर बनाया है। तो उसका इम्पैक्ट हर एक फार्मर पे हो रहा है, उसको उसका सही उसका दाम मिल रहा है। और फिर ये कहानी न थमी न धीमी पड़ी। 2004 में 4 कंटेनरों के निर्यात के साथ शुरू हुआ यह सफर एक दशक बाद 2014 में 625 कंटेनरों के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। हालांकि पिछले साल पूरे देश में विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण अंगूरों के उत्पादन में आई गिरावट का असर सह्याद्री पर भी पड़ा और निर्यात कंटेनरों की संख्या गिरकर 570 पर पहुंच गई। इस बीच 2011 में शिंदे ने सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया और वीवीएस का पूरा कारोबार उसमें स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इससे कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और कारोबार बढ़ता गया। 2011-12 में 23 करोड़ 33 लाख का कारोबार 2012-13 में करीब 54 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और पिछले साल 8,500 टन के निर्यात के साथ कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया। जाहिर है कि किसानों की कंपनी के बढ़ते कारोबार का सीधा असर किसानों के माली हालत पर भी पड़ा। इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसमें इंडिविजुअल फार्मर्स कुछ शेयर होल्डर हैं। प्रोड्यूसर कंपनी कंसेप्ट में ये प्रोविजन है कि जो भी मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा वापस वो फार्मर को एज अ पैटर्नेज बोनस उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी है। प्रोड्यूसर कंपनी में प्रॉफिट कोई किसी इंडिविजुअल का होता नहीं है, जो भी है वो प्रोड्यूसर में वापस उसको शेयरिंग है। पैटर्नेज बोनस कंसेप्ट में जो फार्मर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उसने उसका प्रोड्यूस सप्लाई किया है, वो प्रोड्यूस के उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको फिर मुनाफा शेयर होगा। ये कंसेप्ट में ही है, मतलब लीगली वो प्रोविजन ही है। देश के कुल अंगूर निर्यात में 16% हिस्सेदारी हासिल करने वाली SFPCL ने ये मुकाम हासिल करने के लिए लगातार अपने किसानों के प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया है। इसके लिए हर सीजन में 2 बार किसानों की बैठकें बुलाई जाती हैं, जिसमें विदेशों से विशेषज्ञ भी बुलाए जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली बेसिकली हम ग्रेप में काम करते हैं और पोमोग्रेनेट इधर अदर वेजिटेबल्स में एक 20 से 25 वेजिटेबल में काम कर रहे हैं। हम जो सीजन स्टार्ट होता है अभी ग्रेप का जो है अप्रैल प्रूनिंग स्टार्ट होता है, अप्रैल में सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो हम कम से कम साल में 2 ट्रेनिंग लेते हैं। 2 ट्रेनिंग जो है वहाँ उसके लिए हम बाहर से कुछ साइंटिस्ट हैं उनको बुलाते हैं कि बाहर क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं है, वो हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए कैसा अफोर्ड हो सकता है और वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसका यील्ड कैसे बढ़ा सकता है, इस टाइप का हम ट्रेनिंग लेते हैं। मध्ये बाहेरच्या देशातले जे सायंटिस्ट आहे ते बोलावले जातात आणि बाहेरच्या देशात कशा प्रॅक्टिस केल्या जातात त्यानुसार मग आम्हाला मार्गदर्शन पूर्ण 30 दिवसानंतर, परत 60 दिवसानंतर आणि नंतर 90 दिवसानंतर कशा प्रकारे द्राक्षामध्ये काम केलं पाहिजे, बाहेरचे जे सायंटिस्ट आहे ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशात, दक्षिण आफ्रिका सारख्या देशातले, तर ते त्यांना बोलून त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेऊन शेतकऱ्यांना तशी मार्गदर्शन केलं जातं। स्प्रे कसे दिले पाहिजे, खताचे डोसेस कसे टाकले पाहिजे, छाटण्यांचे टप्पे कसे घेतले पाहिजे, थिनिंगच्या प्रॅक्टिसेस कशा केल्या पाहिजे। तो सह्याद्री फार्म्स जो है वो हमें अप्रैल तक पूरा प्रूनिंग का प्रोग्राम देते, उसके बाद फर्टिलाइजर्स देते और 12 ही महीने हमसे टच में रहते। मंथली मीटिंग होता है, बाद में फील्ड पे भी विजिट होती है जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है उनकी। और दूसरी बात, जो बाकी के एक्सपोर्टर्स है ग्रेप्स के, वो जो लॉसेस है वो डिवाइड करके सारे किसानों में देते हैं। लेकिन इधर जो कमिटमेंट हुआ है जो रेट का, उसी रेट में हमें और उसी टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, ऐसे कि टाइम किलिंग भी नहीं होता। जो 10 दिन के बाद हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। खेतों में प्रशिक्षण के अलावा कंपनी के सदस्य किसानों को रियल टाइम बेसिस पर व्हाट्सएप के जरिए सलाह भी देते हैं, जैसे कि ऊपर बताई गई दवाओं में से एक ऐसी दवा चुने जिसका स्प्रे कम हुआ हो, या कि बारिश खत्म होने के बाद ट्राइकोडर्मा और बैसिलस तथा सूडोमोनास और एम्ब्रोमिसिस का स्प्रे करें, या फिर बारिश के बाद पौधों को झाड़कर फिर दवा का छिड़काव करें। ऐसे सुझावों के अलावा कंपनी के विशेषज्ञ अपने प्रशिक्षण से उपज बढ़ाने में भी किसानों की मदद करते हैं। इन सभी प्रयासों से किसानों की आमदनी बढ़ी है और उन्हें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि बाजार के लिए उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहती।
हम करीबन सीजन के पहले 100 फार्मर्स का ओपिनियन लेते हैं, उनका रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम उन्होंने क्या क्या गलतियां की और इशू क्या आ रहे हैं उसका स्टडी करते हैं। देन हम वो प्रैक्टिसेस सब मिला के फाइनल करके वो हम पूरा शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। शुरू में कंपनी भी नहीं थी, कंपनी का कारोबार भी कम था। जैसे जैसे कंपनी का कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का उधर ये क्रेडिट ज़्यादा हो गया, इसलिए उसका फायदा हमको भी पहुंचा। बीच में कंपनी को लॉस भी आया, फिर भी कंपनी ने उसको फार्मर पे वो उसमें कुछ आने नहीं दी। अंगूर किसानों की सफलता को देखकर अब दूसरे फलों सब्जियों के किसान भी SFPCL से जुड़ने लगे हैं और उन्हें इसका लाभ भी होने लगा है। दरवर्षी टमाट्याची शेती करत होतो, तर आता सह्याद्री फार्मशी जोडल्यानंतर माझ्या उत्पादनात इतका फरक पडला का मी मागच्या वर्षी 20 टन जे उत्पन्न घेत होतो तर या वर्षी मी ते 30 ते 32 टनापर्यंत गेलेलो आहे। आणि मला मागच्या वर्षी जे 2 लाख रुपये झाले होते तर मी सह्याद्रीशी जोडल्यानंतर मला कमीत कमी 3 ते 3.5 लाखाचं मला उत्पन्न झालेलं आहे। सह्याद्री FPC अपने हर किसान की पूरी फसल खरीदने की गारंटी देती है और इसके साथ ही वो उन्हें न्यूनतम मूल्य का वादा भी करती है जो कि बाजार मूल्य के हिसाब से तय होता है। दूसरे कई विदेशी ब्रांड के लिए माल की पैकिंग के अलावा कंपनी अपना ब्रांड भी निकालती है और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के लिए इसने तकनीक का जो अद्भुत इस्तेमाल किया है वो न केवल दूसरी कंपनियों के लिए बल्कि स्वयं सरकार के लिए भी एक नजीर हो सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम यूरोप मार्केट में मेजर हमारा माल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप मार्केट की रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी की है, जो फ्रूट वो लोग ले रहे हैं तो वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और किस तरीके से उनके पास पहुंचा है, इसकी पूरी जानकारी उनको हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। सह्याद्री फार्म्स के ये अंगूर आपको ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या देश के किसी भी हिस्से में मिल सकते हैं, लेकिन जहां भी ये आपको मिले आप इनमें जो फार्म रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा हुआ है उससे आप इससे एग्जैक्टली ये पता चल सकता है कि इस कार्टन में जो अंगूर है वो किस खेत से आया है। और ये चमत्कार होता है यहाँ उस सिस्टम से जिसे जियो ऑडिट कहते हैं, जिसमें कि सैटेलाइट के जरिए हर फार्म की ऑडिट की जाती है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हर यहाँ जो रजिस्टर्ड फार्मर है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से किस किसान के किस खेत से ये अंगूर आया है और उस पूरे खेत का इतिहास क्या है, उसमें कब कब दवाओं का छिड़काव किया गया है, जैसी तमाम जानकारियां केवल इस कार्टन के इस नंबर से मिल सकती है। ये पूरे देश के किसान उत्पादक संगठनों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। पिछले साल इसने देश की सबसे बड़ी अंगूर निर्यातक कंपनी होने का खिताब हासिल किया और पूरी तरह से पेशेवर अंदाज में चलाई जा रही ये कंपनी अब आने वाले दिनों में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बनाने की योजना बना रही है। महज 10 किसानों के साथ शुरू हुआ अंगूर निर्यात का ये सफर पिछले 1 दशक में कई अहम पड़ाव पार कर चुका है और अब फूड प्रोसेसिंग और अपने खुद के ब्रांड की मार्केटिंग के जरिए इस कहानी में नए आयाम जोड़ने जा रहा है। अब देखना केवल ये है कि डेयरी के क्षेत्र में कोऑपरेटिव मॉडल से दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ने वाला भारतीय प्रयोग क्या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी सफल होगा। मंडी.com के लिए नासिक के दिंडोरी से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में आज हम जानेंगे कि गोदाम में फसल रखकर किसान कैसे बेहतर भाव और कर्ज दोनों पा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है NCDX पाठशाला का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं L&T फाइनेंस के सर्वेश उपाध्याय। सर्वेश हमें बताएंगे कि किसानों के लिए गोदाम रसीद का मतलब क्या है और किस तरह से ये गोदाम रसीद उन्हें आसानी से कर्ज दिलाने में मददगार साबित होती है। 3-4 महीने वेट करने से कृषक को उसी खाद्यान्न की जो मूल्य है तो करीब 20 से 25% आज की तारीख से ज्यादा प्राप्त हो सकता है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए
विभिन्न प्रकार के बैंकों ने और NCDX ने और गवर्नमेंट की स्कीम्स ने एक समस्या एक उसका हल यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और वह है गोडाउन की रिसीट में के अगेंस्ट में किसान को ऋण सुविधा मुहैया कराना। कोई किसान यदि अपना खाद्यान्न तत्क्षण रूप से बेचने में असमर्थ है, वो बेचना नहीं चाहता है और वो उम्मीद करता है कि उसको आगे उसका अच्छा मूल्य मिलेगा, तो वह अपना खाद्यान्न है वो जाके किसी भी भंडारण में, किसी भी गोडाउन में जाके वो जमा कर सकता है। वो गोडाउन में जमा करके गोडाउन से उसकी रसीद ले सकता है, और वो रसीद के अगेंस्ट में उसको जो अधिकृत बैंक्स हैं, अधिकृत जो फाइनेंस कंपनीज हैं, वहां से उसको उचित भावों में ऋण मिल सकता है। इस ऋण से वो किसान अपना जीविका चला सकता है, अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकता है, और अपने कुछ और जो दूसरे ऋण हैं जो उनको उतार सकता है। और आगे समय आने पर 3 से 6 महीने के दरमियान जब उस किसान को अपनी अच्छी फसल का मूल्य मिलता है, तब वह अपना फसल को बेच के अच्छे मूल्य में जो भंडार से छुड़ा लेता है और वो लोन को क्लोज कर देता है, उसको लोन को पटा देता है। तो यह तो तरीका हुआ फिजिकल, यानी कि इसमें किसान को भौतिक रूप से अपना सामान वहाँ जमा कराना पड़ता है, भौतिक रूप से उसका वो होता है, और ट्रांजैक्शन जो है पूरा भौतिक रूप से होता है। अब हम बात करते हैं डीमेट रूप से। सो डीमेट मतलब डीमटेरियलाइज, मतलब इसमें यह हुआ कि हम किस तरह से जो खाद्यान्न है, जो कृषि उत्पाद है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम जैसे आज शेयर मार्केट में होता है कि सारे जो शेयर्स हैं वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं, इसी तरह से जो खाद्यान्न है जो है उनको किस तरह से हम लोग डीमटेरियलाइज लॉट्स में हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो डीमटेरियलाइज लॉट में जो खाद्यान्न है, जो भी कृषि उत्पाद हैं, जो भी कमोडिटीज हैं, उन सबको हम डीमटेरियलाइज में कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो फार्मर को ऋण सुविधा मुहैया हो सकती है। इसके अनेक फायदे हैं। एक तो यह कि फार्मर जो किसान है उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में जो नेशनलाइज लेंडर्स है उनसे उचित भाव में उसका ऋण मिल सकता है। दूसरा, उसको जो 3-4 महीने पश्चात जो उसको रेट मिलने वाला है, वो रेट फ्यूचर्स के जरिए वो जान सकता है कि मेरी कमोडिटी का रेट ये है, तो वो तय कर सकता है कि मुझे 4 महीने तक भंडारण करना है या 5 महीने तक भंडारण करना है। तीसरा, उसका जो एक बिचौलिए होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, कि किसान ने एक ब्रोकर को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, और ये सब जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें उसका अनाज जो है, उसका जो खाद्यान्न है, वो कई बार एक गोदाम से दूसरे गोदाम में, दूसरे से तीसरे, अलग अलग जगह जाता है, और उससे खाद्यान्न का नुकसान भी होता है और किसान को भी सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो ये हुआ जो डीमेट फॉर्म है, जो कॉन्ट्रैक्ट के समायोजन से चल रहा है, उसके तहत ये प्रक्रिया है। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।